क्लास 12 फिजिक्स का हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया था टर्म 2 का। इसमें हमने 2 लेक्चर्स बना लिए थे इससे पहले, ये हमारा 3rd लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी समझी थी, क्योंकि कभी कभी इन छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर उसके बाद हमने सेकंड वाले लेक्चर के अंदर समझा था कि रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर अब जो हमारा ये 3rd लेक्चर है, इसके अंदर आज हम समझने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। इससे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा, वो ध्यान में रखना। फिर इसका समझेंगे कि लेटरल शिफ्टिंग किस तरह से होती है लाइट की व्हेनेवर लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट के साथ किस तरह की फिनोमेना होती है, और वापस से अगर वो इनिशियल वाले मीडियम में आ जाती है तो क्या होता है उसके साथ, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में होता क्या है, यहाँ पर समझें आप कि लेट अस अज्यूम देयर बी अ कंटेनर। हमने यहाँ पे कंटेनर अज्यूम कर लिया है, इस कंटेनर को फिल कर लिया है किससे, वाटर से। कोई भी लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड हमने क्या लिया है, वाटर लिया। फिर इसके बाद आप लोगों को पता है कि एक लाइट रे जो सोर्स से आ रही होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे। यहाँ पर जो है वो एयर है, ये जो है वो वाटर है। लाइट एयर से वाटर की तरफ जा रही है, ये कहला रही इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड वाटर। तो हमने बताया था कि लाइट जहाँ पर इंसिडेंट होती है इंटरफेस पे हमें क्या बनाना होता है, नॉर्मल। तो हमने इंटरफेस पे क्या बना दिया है, नॉर्मल। थोड़ा सा ये सीधा बना दिया जाए इसको, ये हमने इंटरफेस पे नॉर्मल बना दिया है। अब द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे कब बनेगी, जब आप एरो लाएंगे, क्योंकि विदाउट एरो आपको ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन अगर आपको इंडिकेट करना है तो एरो लगाने की ज़रूरत है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई है, और ये जो एंगल बना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, वो क्या हो गया है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। mn हमने नाम रख दिया है नॉर्मल का। अब लाइट रे इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन चली जाएगी कुछ इस तरह से। इस नॉर्मल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये तो प्रॉब्लम देगा ये m। अब चली गई कुछ इस तरह से, और मैंने बताया था एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है आप लोगों को, नॉर्मल से। ये इनिशियल डायरेक्शन इसलिए बताइए ताकि आप इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो, इतना बेंड हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, ठीक है, इसके लिए। अब हमने यहाँ पर एक मिरर का अरेंजमेंट रखा है। मिरर इस वाटर के अंदर इस तरह से रखा हुआ है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, मिरर को इस तरह से एडजस्ट करा है कि लाइट ऑलवेज फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। क्या कह रहा हूँ मैं कि लाइट को इस तरह से एडजस्ट करा है मिरर को कि लाइट जो है मिरर की सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर लिया है। अब इससे क्या होगा समझना, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ होता है। लाइट यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, नॉर्मल, और लाइट कुछ इस तरह से चल जाएगी। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो जाता है हमारा, और ये हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने उस टाइम पे भी बताया था आप लोगों को कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा कहाँ से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से। तो इनको नॉर्मल से मेजर करना है। अब क्या होगा कि अगर मान लो मैंने इंसिडेंट रे को अलोंग द नॉर्मल स्ट्राइक कराया, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगेन ये हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों करा है, ताकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। ये हमारा नॉर्मल है। लेट अस अज्यूम दैट इंसिडेंट रे इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के पाथ से ही आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे सर 90 डिग्री होगा। देखिए ये 90 डिग्री, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एंगल विल ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर सेम हो जाती हैं, या यूं कहते हैं पैरेलल हो जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो लाइट जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से दोबारा चली जाएगी। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। देखो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है कि मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करे। मिरर के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली फॉल करे तो इस तरह की कंडीशन बन रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हो चुका है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 0, और लाइट अपने पाथ को ट्रेस करते वापस इस तरह से चली जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि लाइट के साथ हुआ क्या इस पूरे सेटअप के अंदर, कि लाइट जिस पाथ से आई है उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाती है। अब इससे क्या फायदा मिला है हमें वो समझते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने वो देखते हैं।
देखिए सबसे पहले लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में। तो मैं पहले एयर टू वाटर के लिए बात करता हूँ। एयर टू वाटर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एयर बिहेव कर रही है रेयर की तरह, ये बिहेव कर रहा है डेंसर की तरह। इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी कुछ चीज़ समझने में। रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो हम क्या लिखते हैं, 1μ2। 1 मतलब कि कौन सा, पहला वाला मीडियम, 2 मतलब कौन सा, सेकंड वाला मीडियम। ये एयर को हमने 1 मीडियम मान लिया है, वाटर को हमने 2 मीडियम मान लिया है। आप चाहें तो aμw भी लिख सकते हैं, 1μ2 भी लिख सकते हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो वैसा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, c। अरे एयर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, लेट अस अज्यूम इट इज v। इस कंडीशन के लिए हमने क्या मान लिया, v है। यहाँ पे इस कंडीशन के लिए क्या मान लिया, c है। यहाँ पर इसको लिखते हैं c/v। क्यों लिखा हमने ऐसा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम वो होता है जहां से सोर्स रखा हुआ, जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही हो। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे एयर था इसलिए क्या रख दिया c। अब वहां से कहां पर गई, वाटर में, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने काम कर लिया, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जब लाइट वाटर से एयर में जा रही है, कैसे भैया, देखो इस जगह से आएगी, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद वापस इस जगह जाएगी और अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों करेगी रिट्रेस, उसको समझ लेते हैं। अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस जाते टाइम ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसलिए क्या हुआ कि जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है इंसिडेंट के फॉर्म में और ये क्या आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बेंड हो गई तो यहाँ पे इस रास्ते को फॉलो करते हुए चली गई। अब जब मिरर से टकराने के बाद वापस जाती है तो ये जो r है ये r बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझना, लाइट कहां से कहां तक जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। r इस कंडीशन में वापस जाते टाइम में r बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है व्हेनेवर लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी, तो ये अपने पाथ को, ओरिजिनली पाथ को रिट्रेस करते चली जाती है, हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो वाटर से जब एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा 2μ1। क्यों लिखा जाएगा 2μ1, क्योंकि हमने वाटर को मान लिया है 2 है, एयर को मान लिया है फर्स्ट मीडियम है। तो लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, इसलिए 2μ1। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट मीडियम मतलब कि जो पहले लाइट जहाँ पर होती है उसकी स्पीड पहले लिखी जाती है। तो वो कहाँ थी, लाइट वाटर में थी, जाते टाइम तो वाटर में थी ना पहले। फिर उसके बाद एयर में आ गई, एयर में कितनी लिख लेंगे, c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों का मल्टीप्लाई कराना बस, 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू c/v इंटू v/c। देख सकते हो LHS साइड का LHS में मल्टीप्लाई कराया, RHS साइड का RHS में मल्टीप्लाई करा दिया। क्या करोगे, कुछ कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। RHS में बचने वाला है केवल 1। 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1। अब इससे एक रिजल्ट और निकालते हैं, 2μ1 जो हमें काम में आएगा आगे, 2μ1 इज इक्वल्स टू 1/1μ2। अब इसको और दूसरी तरह से लिखते हैं। अब देखो एक्चुअली में जो नाम पीछे लिखा होता है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझना इसको, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, then find the reciprocal of refractive index of second medium with respect to first medium। सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अगर आपको सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि मुझे यहां पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा फर्स्ट मीडियम एयर हो
तो इसको एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मीडियम एयर है, इस केस में ये वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। इट मींस दैट इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब भी आगे एयर हो ना, ध्यान रखना, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। कभी कभी एयर ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन इसे लिख दो, समझ में आ जाएगा कि भैया एयर से कहाँ जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है। अब अगर हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और दूसरा तरीका देख लेते हैं, अगर आपको जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, बस ये तरीका हो गया। और किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना वैसा कर सकते हो, बहुत बार कर सकते हो, जिस तरह से आपको समझ में आए वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो आप सेकंड मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बस आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। किसी क्वेश्चन में बोला है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला जो है वो 4/3 दे रखा है। तो एक्चुअली किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के रेस्पेक्ट में। कुछ नहीं पता, एयर लिख लो, वैक्यूम लिख लो। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। बिल्कुल उल्टा हो गया ना, वाटर का दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में, और पूछ के लिया एयर का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये चीज पूछी है एक्चुअली। तो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ ए म्यू डब्ल्यू। 1y वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3, रेसिप्रोकल करेंगे आंसर आ जाएगा 3/4। तो W म्यू A इज इक्वल्स टू 3/4। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में जो है वो दे रखा है 3/2, 1.5। अब पूछा है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/3/2, और आपको पता है इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका आंसर ये आ चुका है। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, दैट इज लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग किस तरह से होती है, व्हेनेवर लाइट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। जैसे रेक्टेंगुलर स्लैब अब आप वाटर की भी बना सकते हैं, लेकिन वाटर की बना काफ़ी मुश्किल होगा, तो हम किसकी ले लेते हैं, ग्लास की। ग्लास की रेक्टेंगुलर स्लैब आप लोगों के पास अवेलेबल भी होगी। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होती है लेटरल शिफ्टिंग की, किस तरीके की फिनोमेना होती हैं आप लोगों ने डेली लाइफ में फील भी किया होगा। जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास में वाटर फिल किया हुआ आपने। अब नॉर्मली एयर में जो डेप्थनेस दिखाई देती है उसकी, या जो उसकी नॉर्मल डेप्थ होती है, वाटर फिल करने पे जो वाटर में ऊपर की तरफ एलिवेटेड दिखाई देता है, ठीक है। क्यों होता है उसको भी आगे हम समझने वाले हैं। आप लोगों ने फील किया होगा, जैसे आपने ग्लास में जैसे कोई एक चम्मच वगैरह डाल दिए, ठीक है, तो वो जितनी चम्मच पानी के अंदर होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा टिल्टेड दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द स्पून विच इज़ आउटसाइड द वाटर। उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा टिल्टेड दिखाई देती है। वो ऐसा क्यों होता है वो भी समझने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो है वो है लेटरल शिफ्टिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हमारा आज का टॉपिक है, समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया हमारे पास। लाइट हमेशा किसी ना किसी सोर्स से आती है, ये जो है वो एयर है। अभी हमने लिखा है कि ग्लास स्लैब है, तो ये ग्लास हो गया, और अगेन लास्ट मीडियम क्या हो गया, एयर। फर्स्ट मीडियम एयर था, बीच में आ गया ग्लास, और लास्ट मीडियम क्या आ गया, एयर है। अब क्या करना है, देखो जहां पर भी आपको रिफ्रैक्शन करना हो वहां पर क्या बना है, नॉर्मल। अरे यार नॉर्मल बन जाना भाई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ट्विस्टर दिखाई दे रहा है, मान लो यार नॉर्मली परपेंडिकुलर है। लाइट आने के लिए क्या बताते हैं हम, एरो। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। कैसे, क्योंकि भैया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास जो है इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है, क्यों बनाई आगे समझ में आ जाएगा।
अब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, क्योंकि एयर रेयर की तरह बिहेव करेगा, ग्लास डेंसर की तरह बिहेव करेगी, तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और इस तरह से आगे चली जाएगी। लेट अस अज्यूम दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब यहाँ पर एरो और बना देते हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए कि भैया ये रिफ्रैक्टेड रहे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ लाइट से क्या, हम यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस से बात करेंगे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लिखेंगे किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर इज द रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन में साइन आर। और साइन आई अपॉन साइन आर बोलने से अच्छा आप यूं बोल लें द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा इसलिए बोलने के लिए कह रहा हूं मैं ताकि आप लोग आगे मिस्टेक ना करें, नहीं तो हमेशा बोलोगे नहीं सर ये तो साइन आई अपॉन साइन आर ही होता है। हमेशा नहीं है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए साइन आई है। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो न्यूमरेटर में आएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखना। तो ए म्यू जी इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो नॉर्मल है और ये इधर भी हमने नॉर्मल बनाया, ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और ये जो थर्ड लाइन है ये जो ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है इट इज़ बिहेविंग एज ए ट्रांसवर्सल। हमने बचपन में पढ़ा था 8-9 क्लास के अंदर पढ़ा था हमने कि दो पैरेलल लाइन को अगर थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। और ट्रांसवर्सल लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे विच आर इक्वल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने इक्वल कर दी। अब क्या हुआ, लाइट जो है इस इंटरफेस पे, ये ग्लास वो एयर की इंटरफेस है, ग्लास एयर के इंटरफेस पे ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है और एयर अगेन रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रही है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। अब हमने पढ़ा था कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन चली जाएगी कुछ इस तरह से। क्यों जा रही है इस तरह से पता नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह से जा रही है। मान लो ई हो गया है, एरो बना देते हैं, ठीक। अब हमें क्या पता करना है कि ई और आई में क्या कोई रिलेशन है तो वो क्या होगा, ठीक है। अब जब लाइट रे एयर से ग्लास में गई थी तो बिल्कुल ये लिखना होगा। अब ग्लास से कहाँ पर जा रही है, एयर में, तो क्या हो जाएगा जी म्यू ए, ठीक है, जी म्यू ए हो गया। क्या लिखेंगे, साइन आर अपॉन में साइन ई, साइन आर अपॉन में साइन ई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों का क्या हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ई क्यों लिखा, ई होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है और इमर्जेंट ट्री क्या होती है इसको और समझ लेते हैं। वेन एवर द फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम, when light travel to different media and first and last medium are same, then the light ray coming out into the last medium is known as emergent ray। जब फर्स्ट और लास्ट मीडियम क्या होता है, सेम होता है, तब डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल करने के बाद जो लाइट रे लास्ट मीडियम में आ रही होती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। एंड द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन ई। ये दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस, ये सेकंड इक्वेशन का एलएचएस, फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस, सेकंड इक्वेशन का आरएचएस। अब यहाँ पे हमें एक तो शांति मिल गई कि भैया साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे जस्ट पहले वाले डेरिवेशन के अंदर मैंने बताया कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू क्या आई थी 1, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए की वैल्यू भी क्या आएगी 1। अरे ये यूँ देख लो कि ये जो है इस चीज़ का ही रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 आएगा ना भैया। यार अभी देख लो, जस्ट थोड़ी देर पहले ही, यार 5-10 मिनट पहले ही बताया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आने वाला है 1, तो इसको भी हम कैंसिल करके 1 लिख लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन ई होगा। तो आप क्या कराने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ई इज इक्वल टू साइन आई
अब साइन और साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, या यूँ समझ लो कि हम एंगल को कंपेयर करा रहे हैं। तो इस साइन का एंगल क्या है E, इस साइन का एंगल क्या है I, दोनों अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो एंगल मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। सो E इज इक्वल टू I, तो एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। कब? जब फर्स्ट और लास्ट मीडियम क्या हो, सेम। कंडीशन इज अप्लाइड। हमेशा यूँ मत करना ना कि यार देखो यहाँ पे एयर रख दिया, यहाँ पे वाटर रख दिया, फिर पूछोगे कि सर बताओ ये तो एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होना चाहिए ना एंगल ऑफ इंसिडेंस का। नहीं, वेन एवर द फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर द सेम देन दिस कंडीशन इज अप्लाइड। ठीक है, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। अब इस समय क्या पता चला है, इस समय ये पता चला है कि जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल भी इक्वल हैं, तो ये लाइट जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और ये लाइट जो है ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट रे एक रेक्टेंगुलर स्लैब से पूरा पास थ्रू हो जाती है तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल और द लाइट गेट शिफ्टेड लेटरली। तो यहाँ पे इसका जो शिफ्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, लेटरल शिफ्टिंग हो जाएगी, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। NCERT के अंदर आपको कहीं पे भी नेट पे इस लेटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करने वाले, कैसा है उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर कभी ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए, क्वेश्चन नहीं पूछे, फॉर्मूला भी कोई ज़्यादा नहीं पूछा है, तो इसको भी ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं। अगर मुझे ये फील होगा कि नहीं यार इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं इसको और कभी एक छोटे से वीडियो के अंदर 5-7 मिनट का एक वीडियो बनेगा उसके अंदर कंप्लीट करा दूँगा। तो यहाँ पे हमें ये क्या पता चला है कि लाइट जैसे किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से जब पास होती है तो वो क्या होती है, लेटरली शिफ्ट हो जाती है। मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होगी, इधर उधर एंगल में डेविएट नहीं होगी, इट जस्ट शिफ्ट लेटरली। अब लेटरली शिफ्टिंग का मतलब ये होता है वेन एवर द लाइट कमिंग इन दिस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी काम हो रहा हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए, शिफ्टिंग हो जाए, तो उसको क्या कह देंगे, लेटरल शिफ्टिंग। फोर्स लगा देंगे तो लेटरल फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में काम हो रहा हो या जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ा जा रहा हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो भी होगी ना, इट इज़ अ लेटरल डायरेक्शन। इतनी सी बात ध्यान रखें। तो शिफ्टिंग जो हुई है वो लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली हुई है। लाइट तो देखो ऐसे आ रही थी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुई है, इसीलिए इसको कहा जाता है लेटरल शिफ्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो L विल बी अवर लेटरल शिफ्टिंग। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक को कवर करा। आज हमने पढ़ा क्या, देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद देखा कि लेटरल शिफ्टिंग क्या चीज़ होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि जब लाइट बहुत सारे मीडियम से ट्रैवल करती हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इससे भी हमें कुछ क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक पढ़ के साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दी जब 11th क्लास के लेक्चर्स थे कि क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके।